ससुराल जाके राज करूंगी। ले बेटा प्लीज ये ड्रेस पहनकर स्कूल चली जा। मैं आज दोपहर तुम्हारे स्कूल आऊंगी तुम्हारे टीचर से बात करने। फिर तुम्हें जैसा चाहिए वैसा ड्रेस पहनकर तुम स्कूल में जाना। कोई तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करेगा। आज स्कूल का पहला दिन है ना बेटा, पहले दिन लेट हो जाओगे स्कूल के लिए। अपने हाथों में स्कूल का यूनिफॉर्म लेकर वृंदा सुबह सुबह आकांक्षा के पीछे दौड़ रही थी। वृंदा सुबह से आकांक्षा को 10 बार स्कूल का यूनिफॉर्म पहनने के लिए मना चुकी थी, लेकिन किसी की बात माने तो आकांक्षा कैसी। 6 साल की छोटी सी बेटी, लेकिन एकदम जिद्दी और अकड़ू। ना किसी को कुछ बोलने देती, ना ही किसी का कुछ सुनती। क्या मम्मा, आपने कब से स्कूल का पहला दिन लगा रखा है? कल भी गई थी मैं स्कूल, लेकिन उस गेट वाले ने मुझे अंदर घुसने ही नहीं दिया। बोल रहा था बिना यूनिफॉर्म वो मुझे स्कूल में नहीं आने देगा। उसकी तो। अक्षो, बड़ों के बारे में इस तरह बातें नहीं करते बेटा। अच्छे घर के बच्चों का बड़ों के साथ इस तरह बर्ताव करना शोभा नहीं देता। अच्छा जी, बड़े करे तो पुण्य और छोटे करे तो पाप। मैं तो सुबह सुबह उठकर तैयार होकर स्कूल गई थी, बस स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। प्यार से कह देता वो वॉचमैन, बेटा आज के दिन स्कूल आ जाओ, लेकिन कल से स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल में आना। तो मैं समझ लेती ना उनकी बात, लेकिन इतने सारे बच्चों के सामने उन्होंने मुझे गेट से वापस घर भेज दिया। और मम्मा, आप क्या बात करोगी मेरे स्कूल टीचर से? वो भी देख रही थी कि वो वॉचमैन मुझे गेट से वापस भेज रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं बिना यूनिफॉर्म के ही स्कूल जाऊंगी, नहीं तो मुझे स्कूल नहीं जाना। आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। हे भगवान, न जाने इस लड़की में इतनी अकड़ कहाँ से आई है। आकांक्षा गुस्से वाले चेहरे से बड़ी बड़ी आंखें करके वृंदा की तरफ देख रही थी। बेचारी वृंदा आकांक्षा के पीछे दौड़ दौड़ कर अब थक गई थी। तभी वहां आकांक्षा के पिताजी आते हैं। तुम दोनों ने सुबह सुबह क्या शोर मचाया घर में? तुम दोनों की आवाज पूजा घर तक आ रही है। मुझे भगवान की पूजा आदि छोड़कर यहाँ आना पड़ा। अब आ गए तेरे पापा, वही ठिकाने लगाएंगे तुझे। देखिए ना सुधीर जी, इस लड़की को क्या जिद पकड़ कर बैठी है। कहती है बिना यूनिफॉर्म के स्कूल जाएगी। ऐसी कौन सी स्कूल है जो इसे बिना यूनिफॉर्म के स्कूल में आने देगी? कल भी यही किया, मेरे मना करने के बावजूद बिना यूनिफॉर्म के स्कूल चली गई। फिर क्या, उसे वॉचमैन ने गेट से ही वापस घर भेज दिया। उसकी कोई गलती नहीं थी, सारा कसूर इसका था, लेकिन फिर भी बेवजह उस वॉचमैन पर ये गुस्सा हो रही है। क्या वृंदा, तुम भी हमारी इतनी प्यारी बेटी पर इस तरह चिल्लाती रहती हो? बच्चों को डांट कर पीट कर थोड़ी ना समझाया जाता है। बच्चे तो भगवान की तरह होते हैं, उनसे प्यार से बात करनी पड़ती है। अभी देखो मेरी प्यारी रानी मेरी बात कैसे 2 मिनट में समझ जाएगी। अच्छा जी, ठीक है, फिर समझाइए अपनी प्यारी बेटी को अपनी प्यारी बातों से। देखते हैं ये कितना समझती है। बेटा अक्षो, अपने पापा के पास आ जाओ। पापा, मुझे नहीं, जाकर उन स्कूल वालों को समझाओ। समझदारी की जरूरत उन्हें है। मेरे दोस्तों के सामने उन्होंने मुझे स्कूल से बाहर जाने को कह दिया। क्या इज्जत रह गई मेरी उनके सामने? ऐसे स्कूल में मुझे नहीं जाना। आप जाइए और मेरा दाखिला लेकर आइए। सुधीर आकांक्षा को समझाने जैसे उसके पास जाता है, वो कुछ बोले उसके पहले आकांक्षा ही उसे 4 बातें सुना देती है और गुस्से में वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। बाप रे बाप, इतना गुस्सा, इज्जत, पाप, पुण्य, ये सारे शब्द ये कहाँ से सीख कर आई है? ये किसी की बात सुनना ही नहीं चाहती, इसे तो बस अपने मन की करनी है। ये सारा हमारे लाड प्यार का ही परिणाम है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब हम क्या करें। इसे तो स्कूल भेजना पड़ेगा ही, लेकिन ये महारानी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाएगी नहीं, और स्कूल वाले बिना यूनिफॉर्म के इसे स्कूल में आने देंगे नहीं। श्रीमती जी, आप इतनी चिंता मत कीजिए। माना कि हमारी बेटी ज्यादा जिद्दी है, लेकिन है तो बच्ची है। ये खुद ब खुद 2-4 दिनों में घर बैठ बैठ कर बोर हो जाएगी और फिर स्कूल जाने की जिद करेगी। आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन शायद आपको इसकी जिद के बारे में अंदाजा नहीं है। ये अपने मन की ही करेगी। इससे बेहतर होगा कि आप जाइए और स्कूल वालों से यूनिफॉर्म के बारे में बात करिए। अगर वो माने तो ठीक है, नहीं तो हमें इसके लिए दूसरा स्कूल देखना पड़ेगा। ठीक है श्रीमती जी, जैसा आप कहें। कोई कितनी भी समझाने की कोशिश क्यों ना करे, आकांक्षा हमेशा वही करती थी जो उसे करना होता था। बचपन से जिद्दी और अकड़ू रही आकांक्षा अब 24 साल की हो गई थी। कहते हैं उम्र के साथ इंसान की बुद्धि और समझदारी बढ़ती है, लेकिन आकांक्षा का उम्र के साथ जिद्दी स्वभाव बढ़ गया था। बचपन में आकांक्षा जितनी जिद्दी और अकड़ू थी, 18 साल गुजर जाने के बावजूद भी बिल्कुल वैसी की वैसी थी। अरे वैसी क्या, ज्यादा जिद्दी हो गई थी। उसके माता पिता, यहाँ तक कि उसका छोटा भाई भी आकांक्षा के आगे घुटने टेक चुका था, क्योंकि बात चाहे कोई भी हो, घर में वही होता था जो आकांक्षा चाहती थी। आकांक्षा ने कहा कि मुझे ये चाहिए,
तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आकांक्षा के लिए वो लाना ही पड़ता था। आकांक्षा के जिद्दी और मुंहफट स्वभाव की चर्चा पूरे मोहल्ले में, यहाँ तक कि रिश्तेदारों में भी फैल गई थी। हर कोई खुद ब खुद आकांक्षा से 4 हाथों की दूरी बना लेता था। एक दिन सुबह सुबह गाना गुनगुनाते हुए आकांक्षा तैयार हो रही थी। अरे वाह, आज मैडम जी का मूड बड़ा ही खुशनुमा लग रहा है। हाँ, वो मेरी सहेली पढ़ाई पूरी करके हमारे शहर वापस आ रही है, उसी से मिलने जा रही हूँ। पापा से पूछा। माँ, पापा ने आज तक मुझे किसी चीज के लिए मना किया है क्या? उन्हें मनाना कौन सी बड़ी बात है? उन्हें मनाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक तू है कि तेरे आगे तेरे पिताजी भी झुक जाते हैं। वृंदा की बातें सुनकर आकांक्षा हंसने लगती है, क्योंकि बात चाहे कोई भी हो, कभी अपनी प्यारी प्यारी बातों से, कभी अपने अकड़ो और जिद्दी स्वभाव से आकांक्षा हर किसी से अपनी बात मनवा लेती थी। वैसे मैडम जी, पता है ना, आज बुआ जी घर पर आ रही हैं। कई सालों से बुआ जी विदेश में थी, आज खास करके वो हम सबसे और तुमसे मिलने आ रही है। अभी तो अपनी सहेली से मिलने जाओ, लेकिन शाम को जल्दी आ जाना। जैसे तुम्हें किसी का इंतजार करना पसंद नहीं है ना, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी बुआ जी है। अगर वो गुस्सा हो गई तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। मुझे डरा रही हो क्या माताजी? मैं पापा को मना लेती हूँ, पापा के पापा को भी मना लेती हूँ, फिर उनकी बेटी को मनाना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? रूठ गई तो रूठ जाने दो, मैं आने के बाद उन्हें मना लूंगी। मुझे कम से कम घर आने में 8-9 तो बजेंगे। तब तक यहाँ का माहौल संभाल लेना माताजी। इतना सब बोलकर आकांक्षा अपनी बैग उठाती है और अपनी स्कूटी को किक मारकर घर से चल पड़ती है। अरे मेरी पूरी बात तो सुनकर जा। माँ, बाकी सारी बातें घर आने की बात करते हैं। न जाने क्या होगा इस लड़की का, किसी का कुछ सुनती ही नहीं है। आज शाम को क्या होगा इस बात की चिंता मुझे अभी से हो रही है। दीदी खास इससे मिलने के लिए आ रही है और ये लड़की अब जानबूझकर घर देर से आएगी। भगवान जी, जब 2 तूफान आमने सामने आएंगे तो सब कुछ आपको ही संभालना होगा। बेफिक्र आकांक्षा सुबह सुबह तैयार होकर अपनी सहेली से मिलने चली जाती है, लेकिन जब आकांक्षा की बुआ और आकांक्षा एक दूसरे के सामने आएंगे, खास आकांक्षा से मिलने आई हुई बुआ को आकांक्षा का इंतजार करना पड़ेगा। तब क्या होगा, इस बात की चिंता वृंदा को खाई जा रही थी। थोड़ी देर खुद से बड़बड़ाने के बाद सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर वृंदा आज शाम को आने वाली अपनी ननद के स्वागत की तैयारी में लग जाती है। शाम के वक्त वृंदा के घर पर उसकी ननद निर्मला का आगमन होता है। घर पर कोई है कि नहीं? मेहमान घर के दरवाजे तक आ गए, ना कोई स्वागत कर रहा है, ना ही कोई बैग पकड़ने के लिए आंगन तक आ रहा है। निर्मला की आवाज सुनकर किचन में काम कर रही वृंदा दौड़े दौड़े हॉल के दरवाजे पर आती है। अरे मैं हूं ना, आइए दीदी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। बाकी सब कहाँ है? सुधीर जी फ्रूट्स लाने मार्केट गए हैं और अनुज आपको स्टेशन लेने आया था, आपको मिला नहीं क्या वो? मैं स्टेशन से बाहर आई तो सामने ही रिक्शा खड़ी थी, तो मैं उसमें बैठ गई और सीधा घर आ गई। जा जल्दी से उसे फोन लगा। और हाँ, आकांक्षा कहाँ है? उसे पता है ना मैं खास उससे मिलने आ रही हूँ। हाँ, मैंने बताया था सुबह, वो भी शाम तक आ जाएगी, अपनी सहेली से मिलने गई है। जब भी हमारे घर पर मेहमान आते थे तो उनके स्वागत के लिए हम घर पर रुकते थे, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। घर पर मेहमान आकर बैठे हैं, लेकिन घर की लाडली स्वागत छोड़ो, मेहमानों से मिलने के लिए घर पर भी नहीं है। उसकी सहेली मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या उसके लिए? दीदी वो। अरे क्या दीदी दीदी कर रही हो? जल्दी फोन लगाओ उसे और घर बुलाओ। वृंदा आकांक्षा को फोन करती है, लेकिन आकांक्षा उसका फोन कट कर देती है। वृंदा आकांक्षा को फोन लगाती हुए कभी किचन में तो कभी हॉल में चक्कर लगा रही थी। देखते ही देखते काफी वक्त बीत जाता है। अब तो सुधीर और अनुज भी घर आ गए थे, लेकिन आकांक्षा का कोई अता पता नहीं था। जैसे जैसे घड़ी का कांटा आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे निर्मला के चेहरे पर बढ़ती हुई गुस्से की लकीरें वृंदा की चिंता बढ़ा रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद दरवाजे की बेल बजती है। वृंदा दौड़कर दरवाजे के पास जाती है और निर्मला के गुस्से से आकांक्षा को बचाने के लिए जानबूझकर उस पर गुस्सा करने लगती है। मैंने तुझसे सुबह कहा था ना, बुआ जी घर पर आने वाली है, फिर भी तूने आने में देर कर दी। तुझे पता है ना, बुआ जी को किसी का इंतजार करना पसंद नहीं है, और वैसे भी घर आए हुए मेहमान हमारा इंतजार करे अच्छा लगता है क्या? तुम भी हद करती हो माँ। बुआ जी मेहमान थोड़ी ना है, हमारी अपनी है। पहले ही शादी करके किसी और घर में चली गई, लेकिन फिर भी है तो हमारे घर की सदस्य। निर्मला को आकांक्षा के ऊपर काफी गुस्सा आया हुआ था, लेकिन जैसे ही आकांक्षा घर पहुंचती है और अपनी प्यारी प्यारी बातों का तीर मारती, निर्मला का गुस्सा चुटकियों में रफू चक्कर हो जाता है। इतनी बड़ी हो गई मेरी भतीजी, लेकिन बातें और हरकतें अभी भी बिल्कुल बच्चों की तरह है। ए वृंदा, क्या है? बच्ची सुबह से बाहर है और तुम घर आती ऐसे 2-4 बातें सुनाने में लग गई।
ये जानबूझकर थोड़ी ना देर से आई है, कुछ महत्वपूर्ण काम होगा। चलो वो सब छोड़ो, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, फिर मुझे तुम लोगों से ढेर सारी बातें करनी है, खास करके मेरी प्यारी भतीजी से। सॉरी बुआ जी, मैं ना जल्दी आना चाहती थी, लेकिन मेरी सहेलियां मुझे आने ही नहीं दे रही थी। अभी मेरी सहेलियां मुझे ही रोक रही थी, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए दौड़ी दौड़ी चली आई। अरे मेरी प्यारी भतीजी, सुधीर, हमारी आकांक्षा दिखने में इतनी सुंदर है और उसकी प्यारी बातें, हाय, हमारी लाडली जिस भी घर में जाएगी ना, वहां के लोगों के दिलों पर राज करेगी, क्योंकि रूठे हुए को मनाना और किसी से भी अपनी बात मनवाना इसके बाएं हाथ का खेल है। हाँ बुआ जी, राज तो मैं करूंगी ही, ससुराल वालों के दिलों पर भी और उनके घर पर भी। बुआ जी, आपकी ये भतीजी जितनी सीधी सरल लगती है ना, उतनी है नहीं, बड़ा परेशान करती है हमें, बिल्कुल जिद्दी है, जो चाहिए वो चाहिए। हम लोगों ने तो इसके आगे माथे टेक लिए, न जाने इसका ससुराल में कैसे गुजारा होगा। अगर सब इसे ऐसे मिले, इसकी उंगलियों पर नाचने वाले, तो इसका ठीक है, नहीं तो फिर रोज का इसके ससुराल से हमारा घर फोन पक्का है। अरे क्यों अपनी प्यारी बेटी को कोस रही हो? आजकल ऐसा ही रहना पड़ता है, नहीं तो ससुराल वाले हमें उंगलियों पर नचाते हैं, हमसे उनके आगे पीछे करवाते। मैंने भी अपने ससुराल वालों के आगे पीछे नहीं किया और मेरी भतीजी भी नहीं करेगी। हाँ चलो, कोई तो मिल गया मुझे मेरे जैसा, नहीं तो हर कोई बस यही सुनाता है, बेटा ससुराल जाना है, वहाँ ये सब नहीं चलेगा। उन्हें क्या पता, सबका नहीं चलता होगा, लेकिन मेरा जरूर चलेगा, क्योंकि मैं आकांक्षा हूँ, किसी की नहीं सुनती, सबको सुनाती हूँ। किसी बहू के ससुराल में चलती है या नहीं ये मुझे नहीं पता, मैं तो जैसे अपने मायके में सबको मेरा सुनने के लिए मजबूर करती हूँ, वैसे ही अपने ससुराल में करूंगी, चाहे जो हो जाए। अपने ससुराल के ऊपर राज तो मैं करूंगी। रहने दे, ससुराल में किसी की नहीं चलती, हर किसी को दब कर रहना पड़ता है। बहू कितनी भी शेर क्यों ना हो, उससे सास सवा शेर ही मिलती है, और हर बहू को सास की बात सुननी पड़ती है। ओए हीरो, ये भाषण ना अपनी बीवी को देना। मैं हर लड़की की तरह नहीं हूँ, मैं आकांक्षा हूँ। मैं किसी के आगे झुककर या किसी के आगे दबकर रहने वाली नहीं हूँ। ससुराल में वही और वैसी होगा जैसा मैं चाहती हूँ, बाकी कुछ मुझे नहीं पता। अरे चल 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 चल, आई बड़ी राज करने वाली। बुआ, उसे समझाओ ना। बहुत हो गया ये लड़ना झगड़ना, चलो बस करो, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना ठंडा हो रहा है। सामने चाहे कोई भी हो, अंत में आकांक्षा उसे अपने पक्ष में कर ही लेती थी, इसलिए सबको लगता था कि ये लड़की ना ससुराल में किसी का सुनने वाली है, पर सबको अपने काबू में रखने वाली है। हर कोई आकांक्षा से कहता था, ये तो ससुराल के ऊपर राज करेगी, और आकांक्षा को भी बिल्कुल वैसा ही लगता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ ही महीनों में आकांक्षा का एक जगह पर रिश्ता तय हो जाता है, और जल्द ही शादी करके आकांक्षा अपने ससुराल चली जाती है। शादी के कुछ महीनों बाद, अक्षु, कल रात को तुमने मुझे जो फोटो भेजा था ना साड़ी का, वो साड़ी तो बहुत बढ़िया है। फिर क्या हुआ, ऑर्डर किया कि नहीं तुमने वो साड़ी? मम्मी क्या बताऊं आपको, आजकल जैसा मुझे चाहिए वैसा कुछ भी नहीं होता। मुझे वो साड़ी पसंद आई थी, मैं बस ऑर्डर करने ही वाली थी, तो मेरी सास टपक गई और मुझे कहने लगी, बेटा तुम्हारा रंग बहुत ज्यादा गोरा है, तुम्हारे ऊपर ये अच्छा नहीं लगेगा, तुम ये साड़ी अपने ननद के लिए ऑर्डर कर दो और तुम्हारे लिए दूसरी कोई कर दो। बेटा बेटा करती है और मुझसे अपनी हर एक बात मनवा लेती है। इतने प्यार से बोलती है कि मैं उन्हें किसी बात के लिए मना भी नहीं कर पाती। अरे कोई बात नहीं बेटा, वो साड़ी मैं ऑर्डर करती हूँ तुम्हारे लिए। कोई जरूरत नहीं माँ, मेरा तो अब उस साड़ी से मन ही उड़ गया है। यहाँ मेरी पसंद की जिंदगी नहीं मिल रही है और आप साड़ी का लेकर बैठी हैं। आई आई माँ जी। लो, 2 मिनट आपसे बात करने बैठ गई ना, तो आ गया मेरी सास का बुलावा। चलो माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। आकांक्षा ने काफी कुछ सोच लिया था। उसे लगता था जैसे उसके मायके में छोटी से लेकर बड़ी हर एक चीज उसके पसंद की होती है, बिल्कुल वैसा ही उसके ससुराल में भी होगा। लेकिन यहाँ तो हाल उल्टा ही था। उसकी सास उसका एक नहीं चलने दे रही थी। घर के छोटी से छोटी चीज छोड़ो, आकांक्षा खुद के लिए अपने पसंद की साड़ी भी नहीं ले पा रही थी। सबको लगता था कि आकांक्षा अपने ससुराल में राज कर रही है, लेकिन आकांक्षा के ससुराल में असली हाल क्या है वो सिर्फ आकांक्षा ही जानती थी। अब शादी को 1-2 साल बीत गए थे। आकांक्षा अपने ससुराल में अच्छे से घुल मिल गई थी। ऐसे ही एक दिन अपनी बेटी से मिलने आकांक्षा की माँ वृंदा और भाई अनुज आकांक्षा के ससुराल पहुंच जाते हैं। कुछ समय बहन के ससुराल में बिताने के बाद अपनी बहन को सास के आगे पीछे करता हुआ देखकर, जी माँ जी करता हुआ देखकर अनुज आकांक्षा से कहता है,
माँ आपको पता है, कुछ सालों पहले कोई तो कहता था, मैं किसी की नहीं सुनने वाली, चाहे मेरा मायका हो या ससुराल, सबको मेरी बात सुननी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी। लेकिन यहाँ देखो उल्टी गंगा बह रही है। सबको अपनी उंगलियों पर नचाने वाली आकांक्षा अपनी सास के जैसे आगे पीछे कर रही है। माँ आपने देखा क्या, कैसे जीमा जी जीमा जी जीमा जी का जप चल रहा था। अपनी सास की हाँ में हाँ मिलाई जा रही थी। कुछ सालों पहले अगर आपने गलती से इसके पसंद के अलावा मेरी पसंद की सब्जी बनाई तो ये महारानी 2-2 दिनों तक भूखी रहती थी, आपसे बात नहीं करती थी। लेकिन यहाँ देखो कैसे सबकी पसंद का सब कुछ कर रही है, सिवाय अपनी पसंद के। चिढ़ा ले बेटा, आज तुझे मुझे जितना चिढ़ाना है चिढ़ा ले। अपनी हरकतों से, अपनी बातों से मैंने आप लोगों को काफी परेशान किया है। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे घर में, मेरी जिंदगी में वैसा ही होना चाहिए जैसा मैं चाहती हूँ। मैं हमेशा सोचती थी जैसा मैं अपने मायके में राज करती हूँ, सबको उंगलियों पर नचाना चाहती हूँ, वैसा ही मैं अपने ससुराल में करूंगी। लेकिन तू अनुज कहता है ना, जब शेर को सवा शेर मिल जाता है तो शेर अपने आप शांत हो जाता है। तो यूं समझो कि मैं शेर हूँ तो मेरी सास सवा शेर है। बेटा, इसे चाहे जो भी लगे, लेकिन तुम्हें ऐसा देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे जिद्दी स्वभाव को बदलना चाहती थी, तुम्हें शांत करना चाहती थी, लेकिन जो चीज मैं नहीं कर पाई वो तुम्हारी सास ने कर दिखाई। सब कुछ तुम्हारी मर्जी से नहीं हो सकता, ये बात तुम्हारी सास ने तुम्हें बिना डांटे, बिना परेशान करे समझा दी। भले वो सब कुछ अपनी मर्जी का करती है, लेकिन तुमसे प्यार भी तो करती है ना। हाँ माँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। भले ही मेरी सास सवा शेर है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती है और इसीलिए मैं उनकी मनमानी भी हंसते हंसते सह लेती हूँ। अच्छा जी, तुम्हारा क्या मतलब है, मम्मी पापा तुमसे प्यार नहीं करते थे? आई बड़ी सास की लाडली। मम्मी पापा मुझे ढेर सारा प्यार करते, लेकिन तुम्हारा मुझे नहीं पता। भले ही मेरा सर मेरी सास के आगे हमेशा झुका रहता है, लेकिन अभी भी जब भी मैं अपने घर आऊंगी, अपने मायके में आऊंगी, तब वहां सब कुछ मेरी मर्जी से ही होगा, फिर चाहे आज हो, कल हो या परसों, तेरी शादी के बाद भी। मुझे लगा तू सुधर गई, लेकिन तू सुधरने वालों में से थोड़ी ना है। आई थी बड़ी ससुराल में राज करने वाली। माँ देखिए ना इसे।